गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था वो एटॉमिक रेडियाई, एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट तक जो कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D एंड 4D एंड 5D कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये जो प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स में 3-4 प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो आज हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उसके एलिमेंट्स किन के साथ स्टेबल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डोनर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स है वो फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैवियर हेलोजन एटम्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम फर्स्ट से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और जब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो वो ऐसे डोनर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिनकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जो कि कौन है, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र। बिकॉज ये भी क्या हो जाएंगे फिर सॉफ्ट डोनर्स। ये आप फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट डोनर और सॉफ्ट बेसिस हो जाएंगे जो किन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना फेवर करेंगे, सॉफ्ट एसिड्स के साथ। वाइल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दीज आर हार्ड डोनर्स एंड हार्ड बेसिस। हार्ड डोनर बोल सकते हैं इसको या फिर हार्ड बेसिस बोल सकते हैं, जो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर करेंगे, हार्ड एसिड्स के साथ। ठीक है ना, हार्ड एसिड्स कौन से हैं अब, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स। ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जैसे हम फर्स्ट से सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाते हैं तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर करेंगे जिनकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ वाले एलिमेंट्स फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैवियर हेलोजेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। इनकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और इन डोनर्स की भी नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बिकॉज हार्ड बेसिस ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद सॉफ्ट एसिड्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में वो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो 6 से ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर रेयरली शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो मेटल्स हैं उनका साइज़ स्मॉल है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से वो इतने सारे एटम्स को अपने सराउंड इकट्ठा नहीं कर सकते, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या है, लार्जर है। एलिमेंट्स का साइज़ लार्जर होने की वजह से वो जो एलिमेंट हैं अपने चारों तरफ 6 या 6 से ज़्यादा एटम्स को भी सराउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 7 और 8 होता है। लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैक्सिमम मिलेगा, और 6 जो मिलेगा वो भी क्या होता है, रेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट इज जैसे मोलिब्डेनम और टंगस्टन है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन 7 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, क्योंकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन कौन सी सीरीज़ में आते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में, एंड टंगस्टन किस में आता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में। ठीक है, तो जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हैं वो 7 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, जैसे मोलिब्डेनम का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइनाइड कितने हैं, 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 7, ज्योमेट्री क्या हुई, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन 7 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से शो करते हैं क्योंकि उनका साइज़ क्या है, लार्जर होता है। तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, डोडेकाहेड्रल।
मोलिब्डेनम का अगेन 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री इज डोडेकाहेड्रल। रहीनियम 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री इज स्क्वायर एंटीप्रिज्म। ज्योमेट्री आपको पेपर में बना के नहीं दिखानी, जस्ट अगर आपकी बुक में 6-7 एग्जाम्पल दे रखे हैं तो उसमें से आप 4-5 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ताकि आपसे जब कोऑर्डिनेशन नंबर वाली प्रॉपर्टी का कंपैरिजन पूछा जाए पेपर में तो आप वहाँ बता सकें, क्योंकि विद एग्जाम्पल्स ही बताएंगे तभी आपको इफेक्टिव मार्क्स मिलेंगे। जैसे रहीनियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। यहाँ पे रहीनियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ज्योमेट्री क्या होगी, डोडेकाहेड्रल। यहाँ पे रहीनियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रीज होंगी इसमें। नेक्स्ट रहीनियम, जैसे रहीनियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म होती है। ये आपको कॉम्प्लेक्स लर्न करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कॉम्प्लेक्स को देख के ही पता चल जाता है, और उसकी ज्योमेट्री लर्न करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की इनमें से ज्योमेट्री आगे बनानी भी पड़ेगी, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में क्या बता सकते हैं हम कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से काफ़ी डिफ़र करती है। वो क्यों डिफ़र करती है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 7, 8 और 9 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एंड सेकंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से काफ़ी डिफ़र कर रही है। उसके बाद है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो वो कौन कौन सी ज्योमेट्री में मिल सकते हैं, टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है ना, तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ निकल +2, कॉपर +2 एंड कोबाल्ट +2 आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, निकल, कॉपर और कोबाल्ट के, वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज़ में आ गए हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, और वो आप फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक में डिटेल में भी करेंगे। ठीक है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसे मेटल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जब इसमें स्प्लिटिंग होती है तो किस में होती है स्प्लिटिंग, T2G और EG में होती है। ठीक है ना, स्प्लिटिंग हो गई। अब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाएं, मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 थी, ठीक है, तो अगर पेयरिंग हो जाए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, T2G में। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये उस केस में है जब पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, और पेयरिंग पॉसिबल कब होगी, व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको आगे फाइनल ईयर में डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी पेयरिंग ना होती, मान लो ये EG ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 2 होंगे और T2G में 3 होंगे। अगर पेयरिंग ना होती तो पहले हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होता, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग अब शुरू हुई है हर ऑर्बिटल के सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद, व्हेन पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जब पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो तब क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग तब पॉसिबल होगी व्हेन CFSE इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जब पेयरिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना, व्हेन पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी।
ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ना उसके एलिमेंट्स तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो डेल CFSE है दैट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना, ऐसा क्यों है अब, बिकॉज जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो लिगेंड के साथ ज़्यादा होता है। इंटरेक्शन विद लिगेंड ज़्यादा होने की वजह से CFSE ज़्यादा होती है। अगर लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉसिबल है। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इसीलिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेल CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है ना, ड्यू टू देयर हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो आई होप ये कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो लो स्पिन भी बनाते हैं और हाई स्पिन भी बनाते हैं। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डेल O वैल्यूज़। Next is for coordination number 8. The second and third transition series form 3 stereochemistries. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो वहाँ पे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स 3 तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्रीज शो करते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री और ज्योमेट्री का नाम आपको पता होना चाहिए और कौन से एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास UF8 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8 और यहाँ पे क्यूब बना दिया हमने। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे हमने फ्लोरीन एटम रख दिया। यूरेनियम को इन 8 से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये किस तरह की ज्योमेट्री हो गई, क्यूबिक ज्योमेट्री। ठीक है ना, और अगर हमने 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक और ज्योमेट्री एक्सप्लेन की गई है दैट इज स्क्वायर एंटी प्रिज्म। इसमें क्या करते हैं हम 2 स्क्वायर फॉर्म करते हैं, बीच में टेंटेलम को रखते हैं और इन 8 से टेंटेलम को ज्वाइन करते हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ठीक है, डोडेकाहेड्रल का बस एग्जांपल लर्न कर लेना, ज्योमेट्री मत करना इसकी। कोऑर्डिनेशन नंबर 7, अब जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होता है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, वो 7, 8 और 9 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। जैसे 7 कोऑर्डिनेशन नंबर में वो अलग अलग तरह की ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, जैसे कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसमें क्या होता है, ज़िरकोनियम होता है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे एक और फ्लोरीन एटम आएगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या रखना है, 7 रखना है। ठीक है ना, अब जैसे NbOF5 है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में शो, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में कैप्ड ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री शो करता है। नेक्स्ट इज कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, इसमें भी ये 3 एग्जांपल हैं जो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री शो करते हैं। तो हर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज़ की स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं, उनके नेम्स और कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे उन ज्योमेट्रीज़ में, वो आपको ध्यान में रखना है।
तो जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स शो करते हैं, दैट इज़ 9. इट हैज़ ओनली वन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नोन एज ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म. तो जो एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो इसमें क्या है, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म. जैसे कि ReH9 2 नेगेटिव, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन. ReH9 2 नेगेटिव ये सिर्फ एक अकेला जो कॉम्प्लेक्स है जो इस रेयर कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है. आपको ये ज्योमेट्री बनानी आनी चाहिए, इसका नेम पता होना चाहिए और कौन सा कॉम्प्लेक्स ये ज्योमेट्री शो करता है उसका पता होना चाहिए. ठीक है. तो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़. स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंपेयर करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के कंपैरिजन में इन जनरल. बट ऐसा होता क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाने में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 30 to 50% इंक्रीज़ होती है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाएंगे तो जो CFSC की वैल्यू है वो 30 to 50% इंक्रीज़ होती है. और जो सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जब हम जाएंगे तो सेम इतने ही परसेंटेज से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है. तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें काफ़ी वेरिएशन होते हैं, इस वजह से उनको इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है. तो इसी करके उनको इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है. जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स है. रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ ऑल्सो हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स. इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ ऑल्सो हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स. तो जो इनकी डेलो वैल्यूज़ हैं वो 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स. तो इनके जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में काफ़ी वेरिएशन है, तो इसीलिए इनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना और इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है. तो ये तो इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस था. नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग. अब जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से तो लार्जर होता है. तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं दूसरी मेटल से जब उनको बॉन्ड बनाना हो तो दूसरी मेटल और उनके जो मेटल के ऑर्बिटल हैं, मतलब अगर सेम मेटल मेटल बॉन्ड की बात करना है, ठीक है, मेटल मेटल मतलब ये मेटल भी सेम है, ये मेटल भी सेम है. तो जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है. तो अगर दोनों का साइज़ बड़ा होगा तो दोनों के ऑर्बिटल्स बराबर ओवरलैप कर पाएंगे. ठीक है. तो इसी करके जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करने की एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं बराबर ओवरलैप नहीं कर पाते, जिस वजह से जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो रेयर होती है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो रेयर होती है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास Mn2CO10, Fe2CO9, CO2CO8, Fe3CO12, CO4CO14 and some binuclear carboxylate complexes of chromium 2 such as Cr2OOCme4 water twice. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल मेटल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं. इन कॉम्प्लेक्सेस के नेम आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस मेटल मेटल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं. जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उनमें से जो कॉम्प्लेक्सेस मेटल मेटल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं वो हैं कार्बोनेल्स. जैसे कि ये Ru3CO12, OS3CO12, RH4CO12 एंड Ir4CO12. ठीक है ना. तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ से ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मेटल मेटल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं.
जो ग्रुप 6 एलिमेंट्स है उसमें कौन है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। लेकिन जो क्रोमियम है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आता है मतलब इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ छोटा है तो इसकी टेंडेंसी कम है मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करने की एज़ कम्पेयर टू मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन की टेंडेंसी ज़्यादा है मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करने की, ठीक है। दैट्स वाई मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन फॉर्म्स मेटल मेटल बॉन्डिंग। On the other hand, there is no chromium bonding in Cr2 Cl9 3 negative of first transition series। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, इसका हमने एग्जांपल ले लिया। और तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स शो तो करते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल मेटल बॉन्डिंग लेकिन बहुत ही कम, वाइल सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा शो करते हैं। तो ये आपको विद एग्जाम्पल सारा एक्सप्लेन करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़, आपको एक एक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करनी है। जैसे हम मोलिब्डेनम और टंगस्टन में मेटल मेटल बॉन्डिंग का एग्जांपल दे रहे थे, तो उनके कौन से कॉम्प्लेक्सेस मेटल मेटल बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे MO2Cl9 3 नेगेटिव, W2Cl9 3 नेगेटिव, ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। वेयर मेटल इज इक्वल टू मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्डिंग बनेगी वो हमारे पास इस तरह से बनेगी, यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर बनाएंगे और उससे जुड़ता हुआ एक और स्क्वायर बनाएंगे और इसके चारों कॉर्नर्स पे 4 क्लोरीन, एक जो दो Cl जो होंगे इसमें ब्रिजिंग होंगे, जो दोनों मेटल शो करेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं इसको, जो दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। तो दो तो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है और जिसको हाईलाइट किया हुआ है ये मेटल मेटल बॉन्ड है। लेकिन क्रोमियम के केस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें क्रोमियम क्रोमियम का बॉन्ड शो हो। जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रहीनियम। जो रहीनियम है वो जिस तरह का एनायन बनाता है दैट इज़ Re2Cl8 4 नेगेटिव विच कंटेन्स रहीनियम बॉन्ड। वेयर इज नो कंपाउंड हैविंग मैंगनीज इज नोन, ठीक है। तो जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं उसमें रहीनियम है वो इस तरह के आयन बनाते हैं। इसमें जो रहीनियम और रहीनियम है इसके बीच में क्वाड्रपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं वो आपको अभी नहीं करना, वो डिटेल में आगे आपके हायर क्लासेस में डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम जो 4 क्लोरीन इधर लगे हैं, 4 क्लोरीन इधर लगे हैं, तो ये जो 2 क्लोरीन हैं, ठीक है, ये तो एक प्लेन में है, ये चारों क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसी प्लेन में लगा लो। लेकिन जो ये दोनों क्लोरीन है और ये दोनों क्लोरीन है ये इस प्लेन के अबव द प्लेन है, ठीक है। जैसे मान लो ये पेपर है तो ये 4 क्लोरीन तो इस पेपर पे हैं और ये दोनों क्लोरीन जो अलग से थिक लाइन से दिखाए गए हैं ये इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो ये वाले बॉन्ड इन प्लेन है यानी ऑन पेपर, ठीक है। और जो ये थिक लाइन वाले दिखाए हैं, थिक लाइन क्लोरीन आर अबव प्लेन, आर अबव द प्लेन मीन्स अबव पेपर, ठीक है। उसके बाद जो लोअर हैलाइड्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, वो 3 या 6 एटम से इकट्ठे बॉन्ड हो जाते हैं यानी लीगेंड से, ठीक है ना। एक टाइम पे वो 3 या 6 एटम से इकट्ठे बॉन्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्लस्टर कंपाउंड्स। जैसे कि NbC6Cl12 2 पॉजिटिव, Ta6Cl12 2 पॉजिटिव। तो ये कैसे हैं, ये इनको बोलते हैं क्लस्टर कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायंस। आइसोपोली एनायंस क्या होते हैं, जिसमें सेम ही मेटल काफ़ी सारे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर एक एनायन बनाती है, ठीक है ना। तो आइसो में क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो आइसोपोली एनायंस में क्या होगा, सेम मेटल्स होंगे, लेकिन हेट्रोपोली एनायंस में क्या होगा, डिफरेंट मेटल्स होंगे। तो आइसोपोली एनायंस कौन से हैं, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3O10 2 नेगेटिव, Cr4O13 2 नेगेटिव, ठीक है, MO7O34 6 नेगेटिव, MO8O26 4 नेगेटिव, W12
O41 3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें सारे मेटल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स भी आइसोपोली एनायंस बना रहे हैं और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स भी आइसोपोली एनायंस बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की टेंडेंसी है आइसोपोली एनायंस फॉर्म करने की। नेक्स्ट इज हेट्रोपोली एनायन। हेट्रोपोली एनायंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मोलिब्डेनम भी एक मेटल होगी, फॉस्फोरस भी है यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, हेट्रोपोली एनायंस। जैसे यहाँ पे P2 है, यहाँ पे टंगस्टन है, ठीक है, तो ये भी क्या है, हेट्रोपोली एनायंस। Next is aqueous chemistry. Aqueous chemistry of first transition series is simpler as compared to second and third transition series. जो first transition series है उसकी जो aqueous chemistry है वो simpler है as compared to second and third transition series. जो cobalt 2 है जो कि first transition series में involve है वो large number of tetrahedral and octahedral complex